नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। बात होली को हो या फिर सियासी बोली की, सबका नाता किचन यानी रसोई से जरूर होता है। आज समाजवादी पार्टी ने इसी को आपस में जोड़कर भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सपा ने होली और दिवाली पर गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने के भाजपा के चुनावी वादे का हिसाब मांगा है। इसके लिए बाकायदा सेल्फी विद सिलेंडर अभियान की शुरुआत की गई, जिससे योगी सरकार को घेरा जा सके। इस वक्त जब हर तरफ रंग और गुलाल की धूम है, तो सियासत भी रंगीन हो चली है। सपा के हमले पर भाजपा के चुभने वाला पलटवार किया है, जिससे लाल सिलेंडर पर राजनीतिक भवंडर उठ खड़ा हुआ है। आखिर किचन के रास्ते वोटरों के दिमाग तक पहुंच बनाने वाली इस सियासत का क्या है चुनावी कनेक्शन, आज मैं आपको हर बात बताऊंगा। साथ ही पसमानदा मुसलमानों के बाद अगड़े मुसलमानों को लुभाने का भाजपा के नए वोट बैंक प्लान की खबर भी आपको दिखाऊंगा, जिसके लिए एक देश एक डीएनए का नारा बुलंद किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको दिखाऊंगा सस्ते आलू पर नफा नुकसान के हिसाब वाली सियासी तस्वीर, जिसका कनेक्शन पश्चिमी यूपी के उस आलू बेल्ट से है जहां 2024 के महासंग्राम में जबरदस्त घमासान होने वाला है। इसके साथ ही बात होगी प्रयागराज में अतीक गैंग को होली से पहले सता रहे गोली वाले डर की। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। राजनीति की फसल को भी सिर्फ खाद पानी नहीं बल्कि गैस की भी जरूरत होती है, वो भी लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की। यूपी में इस वक्त यही हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर सिलेंडर वाली चोट की है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार ने होली पर मुफ्त सिलेंडर रिफिलिंग का अपना वादा नहीं निभाया है। इसको लेकर पार्टी ने सेल्फी विद सिलेंडर अभियान शुरू कर दिया है, जिसने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी का सिलेंडर संग्राम। होली से पहले फ्री वादे पर धुआंधार सियासत। होली कैसे मनाएं और सिलेंडर के दाम आज ही नहीं निरंतर बढ़ रहे हैं। पहले भी कोई केंद्रीय मंत्री थी जो अब बहुत प्रदर्शन करती थी। एक भी ट्वीट या एक भी कुछ उनका वक्तव्य आया है कि क्यों सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और कैसे सरकार इसको रोकेगी। होली के ठीक पहले सिलेंडर के दामों में इतनी ज़्यादा वृद्धि सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है और कुछ नहीं। अखिलेश के बयान के बाद नया अभियान। वही बीजेपी की एमपी जो सिलेंडर लेकर के चलती थी, सिलेंडर वाली एमपी, आज बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है। त्योहार आ गया, त्योहार पे इन्होंने वादा किया था कि सिलेंडर फ्री बांटेंगे। सिलेंडर के साथ सेल्फी का लाल दांव। मुफ्त सिलेंडर की डिमांड पर भाजपा का पलटवार। गैस का कनेक्शन अमीरों के घरों का केवल शोभा बढ़ाते थे। आज मोदी जी ने उज्ज्वला योजना लागू करके आज गरीब की झोपड़ी में भी आज कनेक्शन है, और उसके पास केवल कनेक्शन ही नहीं है, फ्री में सिलेंडर देने का भी काम जो है मोदी जी की सरकार ने किया। ट्विटर पर बयानबाजी करना और सेल्फी लेना, यही अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए बचा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास कोई काम नहीं बचा है। लाल सिलेंडर पर सियासी बवंडर। बात तो चुभेगी। समाजवादी पार्टी ने अपना सियासत का गियर बदल दिया है। पार्टी ने पहले जाति जमात के समीकरण पर फुल फॉर्म वाली बैटिंग की, इसके बाद अब वो महंगाई के मुद्दे पर योगी सरकार पर हमलावर है। पार्टी कह रही है कि कहां तो होली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा था, लेकिन उल्टे गैस की कीमत बढ़ा दी गई। ऐसे में त्योहार का रंग फीका पड़ गया है। तो वहीं भाजपा ने पलटवार में कहा है कि पहले सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, इसकी कालाबाजारी होती थी और ये सिर्फ अमीरों के घरों की शोभा थी। लेकिन अब दौर बदल गया है, इसलिए जनता सपा के आरोपों को कोई भाव नहीं दे रही।
महंगाई के नाम पर, गैस सिलेंडर के दाम पर सोशल मीडिया के रास्ते समाजवाद के झंडा बरदारों ने सियासी संग्राम का बिगुल फूंक दिया है, जिसके आधार में है योगी सरकार का होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा। भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप के साथ सपा के सिपाहियों ने सोशल मीडिया के जरिए अभियान छेड़ दिया है। पार्टी कार्यकर्ता सिलेंडर के साथ सेल्फी पोस्ट कर भाजपा को होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा याद दिला रहे हैं और बता रहे हैं कि भाजपा सरकार में महंगाई का ग्राफ किस तेजी से आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। गृहिणियों का बजट बिल्कुल ही खराब हो गया है। हम त्यौहार तो मना नहीं सकते, रोज़मर्रा के जीवन में भी बहुत मुश्किलें आ रही हैं। हमारा बजट कैसे ठीक करेगी सरकार? बड़ा भारी भरकम इन्वेस्टमेंट और बजट की तो बात करती है। गृहिणी का किचन तो देख लें, उसको तो कम से कम सहूलियतें दे दें। उज्ज्वला भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। आपने कहा क्या फ्री सिलेंडर देंगे, लेकिन आपने उनकी सब्सिडी के पैसे काट लिए। अब उज्ज्वला के गैस सिलेंडर अब गांव-गांव जाएं, किसी के पास भराने के पैसे नहीं हैं, वो वहीं पड़े हुए हैं। पिछले दिनों जब विधानसभा में भी हम समाजवादियों ने महंगाई की इस मार पर चर्चा की डिमांड रखी, तो फिर सरकार इससे सिर्फ सिरे से खारिज करती हुई बचती नजर आई और झूठे आंकड़े प्रस्तुत करती हुई नजर आई। महंगाई ने सभी माताओं बहनों के बजट को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है और मुझे लगता है इसका जवाब आने वाली 2024 की लोकसभा में सभी माताएं बहनें उत्तर प्रदेश में इसका जवाब जरूर देंगी। दरअसल योगी सरकार ने 22 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए ऐलान किया था कि होली और दिवाली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। प्रदेश के अंदर एक नई योजना हम लोग इस बार करने जा रहे हैं और वह है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को, जो प्रदेश के अंदर 1,74,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें दीपावली और होली पे उज्ज्वला योजना का एक एलपीजी का सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और यह व्यवस्था, इसका लिए धनराशि की व्यवस्था भी हम लोगों ने 3,047 करोड़ 48 लाख रुपए की व्यवस्था इस बजट में हम लोगों ने यहां पर की है। होली का त्योहार आते ही सीएम योगी के इस ऐलान को समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बना लिया है। इसके संकेत अखिलेश ने पहले ही दे दिए थे। एक दिन पहले अमेठी से अखिलेश यादव ने गैस सिलेंडर के दामों की बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधा था। साथ ही योगी सरकार के मुफ्त सिलेंडर वाले वादे पर सवाल भी खड़े किए थे। वही बीजेपी की एमपी जो सिलेंडर लेकर के चलती थी, सिलेंडर वाली एमपी, आज बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है? त्योहार आ गया, त्योहार पे इन्होंने वादा किया था कि सिलेंडर फ्री बांटेंगे। पिछली होली चली गई, ये होली भी जा रही है, अभी गरीब को सिलेंडर नहीं मिला। और जब त्योहार आया तो सिलेंडर की कीमत क्या हो गई? मुफ्त सिलेंडर के वादे पर समाजवादी पार्टी भाजपा सरकार पर चौतरफा वार कर रही है, जिस पर भाजपा के मंत्री पिछली सरकार में गैस सिलेंडर की काला बाजारी की किताब खोलकर बैठ गए हैं। पहले आप देखते थे कि गैस सिलेंडर के लिए कितनी कालाबाजारी होती थी। कनेक्शन लेने के लिए 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया लोग जो है अतिरिक्त देते थे, तब जा कर के उनको कनेक्शन मिलता था। आज मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से आज हर गरीब के घर में आज कोई ये माताएं बहनें हमारी नहीं है जो झोपड़ी में भी रहती हों और उनके घर में गैस कनेक्शन और सिलेंडर न हो। ये मोदी जी की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने मुफ्त गैस सिलेंडर को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं। कांग्रेस ने अमित शाह का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो मुफ्त सिलेंडर का वादा करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के साथ कांग्रेस ने लिखा है, अमित शाह जी, होली की शुभकामनाएं, यूपी की जनता को मुफ्त सिलेंडर दिला दीजिए। जाहिर है मुफ्त सिलेंडर के वादे और रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी पर पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी दंगल छिड़ गया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आम लोगों से बात करें तो वो कहेंगे कि राम सबके हैं, लेकिन सियासत में भगवान राम पर भी दावेदारी शुरू हो गई है।
आज समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप ने भगवान राम को समाजवादी बता डाला। सपा और भाजपा में समाजवाद की परिभाषा पर पहले से आर पार की बहस हो रही है। अब ये कई कदम आगे बढ़ चुकी है और बात राम राज्य बनाम समाजवाद तक पहुंच गई है। आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। प्राइम मिनिस्टर का किस रूप में किस वजह से भाषण दिया था, उसका हिंदी कर करके आप समाजवाद हमें समझा रहे हो। समाजवाद की परिभाषा पर सपा और भाजपा के बयानवीरों के बीच तर्कों की तीरंदाजी कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बीच एक ऐसा नया बयान आया है जो नए घमासान का सबब बन रहा है। सपा नेता राजपाल कश्यप ने धर्म की धुरी पर समाजवाद की जो तस्वीर उकेरी है वो बिल्कुल अलग है। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने समाजवाद से भगवान राम को जोड़ दिया है। दावा किया है कि भगवान राम समाजवादी थे, उनकी सोच समाजवादी थी। यही कारण था कि उनकी सेना में भील, कोल, करड़िया और निषाद समुदाय के लोग भी शामिल थे। भगवान राम भी समाजवादी थे और रामराज भी समाजवाद की ही परिकल्पना है। बताइए किसके साथ में रहे? कोई बीजेपी का वंशज का रहा? वो लड़ाई भी लड़ने गए तो कोल, भील, गडरिया, पाल, यही निषाद, मल्ला, केवट तो थे। और वो जिनके बीच में जंगलों में रहे, आदिवासी वनवासियों के साथ में तो रहे। राजपाल कश्यप ने समाजवाद पर सियासत का जो पन्ना पलटा है उसकी शुरुआत 1 मार्च को विधानसभा में सीएम योगी के बयान से हुई थी। सीएम योगी ने समाजवाद का जिक्र करते हुए उसे सीधे सीधे पाखंड बता दिया था। अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल नेताओं को अपने स्वयं के लोगों को शक्तिशाली बनाने का आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। हालांकि सीएम योगी ने जिस सदन में समाजवाद पर पाखंड वाली परिभाषा दी उस दिन अखिलेश यादव सदन में नहीं थे और 3 मार्च को अखिलेश जब विधानसभा पहुंचे तो उनके निशाने पर भाजपा सरकार थी। नेता सदन ने समाजवाद का पहाड़ा पढ़ाया इस सदन में। वो किसकी स्पीच थी? क्या हम अंग्रेजों से, और आप तो उस शहर के शाहजहांपुर में जहां पर बलिदानों को, जो बलिदानी रहे, जिन्होंने जीवन दे दिया, शहादत की हुई, वहां के लोग, और आप एक देश के किसी एक प्राइम मिनिस्टर का किस रूप में किस वजह से भाषण दिया था, उसका हिंदी कर करके आप समाजवाद हमें समझा रहे हो। समाजवाद पर सदन में शुरू हुआ संग्राम बजट सत्र खत्म होने के बाद भी थमा नहीं, ये लगातार आगे बढ़ता गया। अखिलेश ने सदन के बाहर भी सपा की समाजवादी सोच पर भाजपा के चुभने वाले हमले को लेकर पलटवार किया। क्या भाषा बोल रहे हैं, सोचिए समाजवाद के लिए। इसलिए हमारे लिए समाजवाद महत्वपूर्ण है। समाजवादी विचारधारा से ही समाज में खुशहाली आ सकती है, एकता आ सकती है। हर एक मंच से अखिलेश यादव सपा के समाजवाद की भाजपा की तरफ से दी गई नई परिभाषा पर गुस्सा जता रहे हैं। अब इस पर राजनीति की रफ्तार और बढ़ गई है क्योंकि भगवान राम को समाजवादी बताने के साथ ही राजपाल कश्यप ने अयोध्या में निषाद राज की प्रतिमा लगाने की भी मांग कर दी है। अरे रामायण मेला लगाते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चित्रकूट में, और समाजवाद की परिकल्पना के बगैर रामराज नहीं हो सकता। तो भगवान राम ही निषाद राज को अयोध्या ले गए थे अपने मित्र के, अपनी मित्रता के नाते। तो मित्र की लगाने में क्या जा रहा? नहीं लगाते तो हमारी सरकार आएगी तो निषाद राज की प्रतिमा लगेगी। दरअसल राजपाल कश्यप मछुआ समाज से आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी कोशिश भगवान राम और निषाद राज के बहाने मछुआ समाज को साधने की है, क्योंकि भाजपा की तरफ से उसके सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पहले से इसी लीग पर चल रहे हैं, जिसकी नींव कमजोर करने के लिए राजपाल कश्यप ने अपनी तरफ से भगवान राम को समाजवादी बताने की नई पहल कर डाली है। दिलचस्प बात यह है कि राजपाल कश्यप ने अयोध्या में भगवान राम के साथ निषाद राज की प्रतिमा लगाने की मांग उस वक्त की है जब भाजपा सरकार प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की गले मिलते प्रतिमा लगाने का ऐलान कर चुकी है। अब सवाल उठता है
आखिर भगवान राम को समाजवाद से जोड़कर समाजवादी पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? क्या मानस संग्राम के बाद सपा की कोशिश खुद को भगवान राम के आदर्शों के करीब दिखाने की है? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं आलू सब्जियों का राजा है और हर मौसम में इसकी अहमियत बनी रहती है। ये बात राजनीति के लिए भी उतनी ही मुफीद है। एक तरफ योगी सरकार गन्ना किसानों को उनकी फसल की सबसे ज्यादा कीमत देने के दावे कर रही है, तो समाजवादी पार्टी आलू की गिरती कीमत और किसानों की मुसीबत के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुद्दा आलू बेल्ट से जुड़ा है, इसलिए इस मसले पर राजनीति का रंग कुछ ज्यादा ही चटक हो चला है। आलू की बोरियों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का रेला है। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर पीछे, 6 किलोमीटर आगे 12 किलोमीटर लगी है आलू की लाइन गाड़ी की। ये 2-3 दिन से खड़े ट्रैक्टर यहाँ, ये मिल में खड़े हैं, ये सरवर मिल है उसमें भी खड़े हैं, बहुत जाम लगा है। किसान आलू पैदा करता है, लेकिन रेट जब ऊपर से ही नहीं आ रहे हैं तो किसान समर्थन मूल्य की बात हुई थी, क्या कुछ लग रहा है कि मिलेगा? अब आशा लगा के बैठे हैं हम लोग। अब देखो जो ऊपर से आदेश आता है उसी का पालन होगा। यहीं पे क्या करें सर, यही त्योहार तो यही रोड पे हो जाएगा। हम लोग सड़क पर लगी कई किलोमीटर लंबी लाइन और लंबी होती जा रही है और किसानों के चेहरे पर मायूसी की रेखाएं भी इसी तरह गहरी हो रही हैं, क्योंकि ना तो कोल्ड स्टोरेज में आलू पहुंचाने का नंबर आ रहा है और ना ही आलू के लिए कोई खरीदार मिल रहा है। कारण क्या है, मंडी में भाव नहीं है। मंडी में जब 200 से 150 रुपए कट्टे आलू जा रहा है, स्टोर में लाइन में खड़े हैं। लाइन में हम कल शाम से हैं, लाइन में लगे हैं। यहाँ पे अभी तक कोई नंबर नहीं आया है मेरा। अच्छा, हाँ जी। सरकार से यही चाहते हैं किसान की तरफ निगाह करे और अच्छी बिक्री हो आलू की। किसानों की इस बदहाली पर सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। पूछा जा रहा है कि अगर किसानों के मुश्किल सही में दूर कर दी गई तो फिर ये तस्वीर कैसी है? आखिर सरकार की तरफ से आलू किसानों की इस मुश्किल को अब दूर क्यों नहीं किया गया? सबसे चुभने वाला सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। किसान विरोधी सरकारें, इसलिए उनकी कोई नीति ऐसी नहीं है जो किसान को राहत दे सके। और जब बिना किसी गाइडलाइन के व्यवस्था चलती है तो इसी तरह की अव्यवस्थाएं होती हैं और जो देश को खिलाने वाले लोग हैं उन्हीं के भूखों मरने की नौबत आ जाती है। वही स्थिति है। एक दिन पहले ही शिवपाल यादव ने ट्वीट के जरिए सरकार से आलू खरीदने की मांग की थी और अब सपा इस मुद्दे पर धुआंधार हमलों की बौछार कर रही है। सरकार के लोग लगातार आश्वासन दे रहे हैं। सरकार याद करे जो बातें कहती थी कि हम सब्सिडी दे के, समर्थन मूल्य दे के चीज़ें खरीदेंगे। इस सवाल विधानसभा में भी आया था, पूछा था कि आलू खरीदेंगे, सरकार ने कोई जवाब नहीं दे पाया। यही सरकार है। बीजेपी के लोग लगातार भाषण बहुत दिए, बातें बहुत की। इन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी हम दूनी कर देंगे 2022 आते आते। आज 2023 चल रहा है। बताएं कि उत्तर प्रदेश और देश के किस किसान की आमदनी बीजेपी के लोगों ने दूनी की है? संदेश साफ है कि सपा की कोशिश आलू किसानों को आधार बनाकर भाजपा को घेरने की है। इस पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक सपा को उसकी सरकार का दौर याद दिला रहे हैं। शिवपाल जी से पूछो, ये खुद उस सरकार में मंत्री रहे, अपने भतीजे ने भले ही बाद में इनको निकाल दिया हो, लेकिन उस सरकार में कितनी बार आलू फेंका गया था। जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। योगी जी की सरकार 2017 से अब तक चली है, उसमें कितनी बार आलू फेंका गया है? एको बार आलू नहीं फेंका गया, बल्कि किसानों को हर बार एक अच्छे दाम आलू के मिले हैं। और मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई है और लगातार हर जिलों से उसने रिपोर्ट भी मांगी है और केंद्र सरकार भी इसको लेकर चिंतित है। आलू किसानों को लेकर समाजवादी पार्टी के हमलावर होने के पीछे एक कारण ये भी है कि यूपी में कन्नौज से आगरा तक आलू की सबसे ज्यादा खेती होती है और इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की पैठ सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। एबीपी गंगा के लिए कन्नौज से नित्य मिश्रा और इटावा से मोहम्मद फारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह से किसानों को लेकर भी राजनीति हो रही है और खास तौर पर आलू की फसल को लेकर, क्योंकि
बड़ा सवाल यह है कि जो उत्पादन है वो ज्यादा है, लेकिन मांग की स्थिति है और बाजारों की स्थिति है, मंडी की स्थिति है, उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के 12 दिन बाद भी इस वारदात को अंजाम देने वाले ज्यादातर आरोपी कानूनी शिकंजे से बाहर हैं। 2 आरोपियों के एनकाउंटर के बाद क्राइम ब्रांच की टीम बाकी शूटरों को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात एक कर रही है। इस बीच माफिया अतीक अहमद के परिवार ने फिर से सीजेएम का दरवाजा खटखटाया है। अतीक की पत्नी का आरोप है कि उनके 2 नाबालिग बेटों की सलामती को लेकर पुलिस ने जो सफाई दी है वो सही नहीं है। कोर्ट ने इस पर अब पुलिस से 10 मार्च को जवाब दाखिल करने को कहा है। अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे कहां हैं? उन्हें किस बाल संरक्षण गृह में दाखिल करवाया गया है? दोनों ही सवालों पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने पुलिस के उस दावे को चुनौती दी है जिसमें पुलिस ने बताया था कि अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे एज़म और अबान अहमद को 2 मार्च को बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया है। माफिया अतीक के 2 नाबालिग बेटों को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। प्रयागराज पुलिस ने दावा किया है कि लावारिस हालत में मिलने के बाद दोनों बेटों को बाल संरक्षण गृह में दाखिल करा दिया गया है, जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता ने पुलिस के इन दावों को खारिज करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं और सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सबसे पहले 4 मार्च को धूमनगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक राजेश मौर्य की ओर से सीजेएम कोर्ट में दिए गए लिखित जवाब पर नजर डाली। सीजेएम कोर्ट में दाखिल पुलिस के जवाब में कहा गया है कि 2 मार्च को अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे एज़म अहमद और अबान अहमद चकिया कसारी मसारी क्षेत्र में लावारिस मिले थे, जिन्हें 2 मार्च को बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया है। अब पुलिस के इसी दावे पर शाइस्ता परवीन ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सवाल उठा दिए हैं। याचिका में कहा गया है, मेरे दोनों बेटे बाल संरक्षण गृह में नहीं, बाल संरक्षण गृह में संपर्क करने पर पता चला कि मेरे दोनों बेटों को वहां नहीं भेजा गया। कोर्ट पता लगाए कि मेरे बेटे कहां हैं। शाइस्ता परवीन की इस याचिका पर सीजेएम कोर्ट ने पुलिस और बाल संरक्षण गृह से जवाब तलब किया है। दोनों को 10 मार्च को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। शाइस्ता परवीन की अर्जी में यह आरोप लगाया गया है कि परिवार के सदस्यों ने बाल संरक्षण गृह में जब संपर्क किया तो वहां ये जानकारी दी गई कि एज़म और आबान यहां नहीं हैं। ऐसे में पुलिस ने गलत रिपोर्ट दी है और इस सच्चाई का पता लगाया जाना चाहिए। तो शाइस्ता परवीन की इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने बाल संरक्षण गृह के साथ साथ प्रयागराज पुलिस से एक बार फिर से नए सिरे से रिपोर्ट तलब कर ली है, इस बारे में जानकारी मांगी है। अब चूंकि होली की छुट्टियां हो गई हैं, इसलिए सीजेएम कोर्ट अब इस मामले में 10 मार्च को सुनवाई करेगी। इस बीच बरेली जेल में अतीक अहमद के भाई अशरफ की मदद करने वाले कांस्टेबल शिवहरी समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर जेल में अशरफ की मदद करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि जेल में अशरफ की मदद करने को लेकर अभी 2 और मददगारों की गिरफ्तारी हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों की धरपकड़ के लिए जिस तेजी से पुलिस छापेमारी कर रही है, उतनी ही तेजी से राजनीति भी हो रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव और मायावती ने पुलिस के एनकाउंटर वाली कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि सरकार किसी को भी उठाकर एनकाउंटर कर सकती है। अतीक गैंग के गोलीबाज और बमबाज गुनहगारों की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम दिन रात एक कर रही है। हर सुराग की तफ्तीश हो रही है, हर ठिकाने पर दबिश दी जा रही है। कई राज्यों में ऑपरेशन चल रहा है। प्रयागराज से लेकर कोलकाता तक छापेमारी चल रही है। इस बीच अतीक गैंग के भीतर का कोहराम बढ़ता जा रहा है। अतीक के परिवार के अंदर खौफ लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ उतनी ही तेजी से गरमा रही है सियासत। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है। रामगोपाल यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर राज्य सरकार जीवन के मौलिक अधिकार को छीन रही है।
जब आपको फुटेज में हर एक आदमी के पास है, दिख रहे हैं, इलाहाबाद का हर आदमी पहचान सकता है कि ये है, ये है, ये है, ये है, तो आप जो अतीक के खानदान के भी नहीं हैं, नज़दीक के रिश्तेदार भी नहीं हैं, कोई ऐसा नहीं हो जाए एक ही दिन में 250 लोगों को उठा लिया। ये तो सत्ता का दुरुपयोग तो है ही। एक तरफ कानून की बात करते हैं, दूसरे लोग खुलेआम मारे जाते हैं, और जब मारे जाते हैं तो खिसे आके जो चाहे उसको मारना शुरू कर देते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने भी प्रयागराज मामले को लेकर सरकार पर तीखा तंज किया। लाइन ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है नहीं। असली जो मुलजिम हैं ना, उनको तो पकड़ नहीं पा रहे। अभी तक वो मुलजिम पकड़ नहीं पा रहे। योगी जी कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला रहे हैं। तो देखिए, अब मिट्टी में तो खैर कोई सभी आदमी को मिलना है। यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों में अतीक अहमद के साथ एक नाम उसके बेटे असद अहमद का भी है। 2.5 लाख का इनामी असद अब तक फरार है। पुलिस की जांच और अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर एक्शन पर सियासत यहीं खत्म नहीं हुई। ये बसपा अध्यक्ष मायावती के ट्वीट से और आगे बढ़ गई। उन्होंने लिखा, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस संबंध में काफी आपाधापी में अब तक की गई पुलिस कार्रवाई जो जनता के सामने आई है, उससे लोगों में यूपी में कानून के राज के प्रति भारी संदेह है कि क्या सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए दूसरा विकास दुबे कांड करेगी। वैसे पुराने राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हुई हत्या को लेकर यूपी सरकार खासकर कानून व्यवस्था को लेकर काफी तनाव और दबाव में है। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि क्या सरकार कानून द्वारा कानून के राज पर अमल करेगी या अपराधियों को सड़क पर समाप्त करके अपराध रोकेगी। इशारा एनकाउंटर के एक्शन की तरफ है और सवाल कानून के राज का है। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तीखा जवाब दिया। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम प्रदेश में कानून का राज स्थापित कर रहे हैं और अपराधियों में आज भय है। और जहां तक प्रयागराज वाली घटना का मामला है, एक एक अपराधी को पकड़ करके कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कहीं सड़क पर ही तो सरकार न्याय नहीं, कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा। सबसे चौंकाने वाला बयान भाजपा नेता और घोसी के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर का आया। उन्होंने विवादित बयान दे डाला। राजभर ने कह डाला कि अतीक अहमद का तो एनकाउंटर कर देना चाहिए। जितने अपराधी उस सुरेश पाल की हत्या किए, वो सब काउंटर होना चाहिए। और यही नहीं, इस अपराध उस घटना की जो मास्टरमाइंड अतीक जेल में बैठा हुआ है, उसको भी काउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत हत्याएं किया है, बहुत अपराध किया है। हरिनारायण राजभर ने योगी सरकार के शासन को स्वर्ण युग बता डाला और ये भी कह दिया कि योगी राज में उसी तरह अपराध पर तत्काल फैसला हो रहा है जैसा राजतंत्र में होता था। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव जल्द ही कोलकाता से दिल्ली के लिए नया संदेश जारी करेंगे। 17 से 19 मार्च तक कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इन 3 दिनों के दौरान 2024 के चुनाव को लेकर बड़ा एजेंडा साफ होने वाला है। अखिलेश यादव के तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद ये बैठक होने वाली है। अखिलेश की कोलकाता में मौजूदगी के दौरान उनकी टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात को लेकर भी अटकलें तेज हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश मिलकर पहले से ही तीसरे मोर्चे की पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव कोलकाता में समाजवादी पार्टी के मिशन 24 का राष्ट्रीय ट्रेलर दिखाएंगे। 17 से 19 मार्च के बीच समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोलकाता में होने वाली बैठक में अखिलेश देश को बताएंगे कि अगले लोकसभा चुनाव में सपा की रणनीति क्या होगी और क्या होगा वाया लखनऊ दिल्ली पहुंचने का सपा का जीत वाला फॉर्मूला। लखनऊ के सेंटर से कोलकाता पहुंचकर अखिलेश की इस महामंथन की रणनीति से क्या बाहर निकलेगा, उस पर सबकी नजर रहेगी। तो चर्चा में ये बात भी रहेगी कि सपा के अध्यक्ष अपनी कोलकाता दौरे के दौरान दीदी यानी टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ राष्ट्रीय राजनीति पर कैसी चर्चा करने वाले हैं। दोनों के बीच मजबूत दोस्ती है और
सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक की कोलकाता वाली मेजबानी में इस दोस्ती की केमिस्ट्री की छाप भी दिख सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी लगातार 2024 के चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है। खुद अखिलेश यादव ने हाल ही में आजमगढ़ में कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन के साथ सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अब उसी के तहत सारी स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। समाजवादी पार्टी मिशन 2024 की शुरुआत कोलकाता से करेगी, क्योंकि पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, वो कोलकाता में होनी है और 17 से 19 मार्च तक ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो कोलकाता में होगी, जिसमें पार्टी के अलग अलग जो प्रदेश हैं 20 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। पिछले साल अखिलेश यादव के दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन के बाद पहली बार सपा कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसके लिए कोलकाता को चुना गया है। इससे पहले अखिलेश साफ कह चुके हैं कि वे यूपी की 80 में से 80 सीटों पर गठबंधन के सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ेंगे, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब तक सपा अमेठी और रायबरेली सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारा करती थी, जिससे कांग्रेस के दिग्गजों के लिए लड़ाई आसान हो जाए। देखिए 24 में मैंने कहा समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है उसके साथ चुनाव लड़ने जा रही है। राहुल गांधी के साथ गठबंधन रहेगा? देखिए जो हमारा गठबंधन है उसके साथ। दिलचस्प बात यह है कि गठबंधन के सवाल पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी यही स्टैंड है। टीएमसी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो लोकसभा चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पीछे राष्ट्रीय महासचिव किरणमय नंदा की भी अहम भूमिका होगी, जो अखिलेश के लिए कई बार मजबूत सियासी कड़ी साबित हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर पसमानदा मुस्लिमों को साधने में जुटी भाजपा ने अब अगड़े मुस्लिम वोट बैंक पर भी नजर जमा दी है। भाजपा का फोकस पश्चिमी यूपी में मुस्लिम समाज की अगड़ी जातियों को साधने पर है, जिसके लिए भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा होली के बाद पश्चिमी यूपी में एक देश एक डीएनए के नारे के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम करने जा रहा है। भाजपा के इस प्लान ने चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया है। 2024 के लिए भाजपा का लक्ष्य तय है, रणनीति तय है और अब इसी रणनीति के तहत भाजपा की नजर सपा की दावेदारी वाले मुस्लिम वोट बैंक पर है। पसमानदा या पिछड़े मुस्लिमों को साधने की राह पर आगे बढ़कर भाजपा रामपुर के लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में सफलता का स्वाद चख चुकी है। अब उसकी नजर पिछड़ों के साथ ही मुस्लिम समाज के सवर्ण मतदाताओं पर भी है। इसके लिए भाजपा ने एक देश एक डीएनए वाला प्लान तैयार किया है। क्योंकि डीएनए सबका एक है, देश सबका एक है, तो इसका स्नेह मिलन के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित करने का अल्पसंख्यक मोर्चा का प्लान है, जिसमें हम एक जो विरासत से चीज़ें चली आ रही हैं उनको सियासत के माध्यम से आज आगे रखा जाए। दरअसल पश्चिमी यूपी में मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम त्यागी और मुस्लिम गुर्जर समाज की आबादी अच्छी खासी है। कई लोकसभा सीटों पर इन जातियों की आबादी 2 से 2.5 लाख तक है और भाजपा की नजर इसी जातीय समीकरण पर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो अधिकतर लोकसभा सीटें हैं उनमें मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम जाट और मुस्लिम गुर्जर की जो आबादी है वो एवरेज लगभग 2.5 लाख के आसपास है और ये अपने आप में बड़ा फैक्टर है। आज इनके पास, इन बिरादरियों के पास नेता नहीं है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली को यकीन है कि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम गुर्जर और मुस्लिम त्यागी समाज धर्म के नाम पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर अपना नेता चुनता है। पश्चिमी यूपी के मुस्लिम मतदाताओं के इसी चुनाव में भाजपा अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है। हाँ, धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर लोग आज भी अपना नेता चुनते हैं। इसी तरह से लगातार ना उनके नेता अखिलेश हो सकते हैं, ना राहुल गांधी हो सकते हैं, ना उनके नेता ममता हो सकती हैं, ना उनके नेता कोई और। वो अपनी बिरादरी के अंदर ही अपने नेता को देखना चाहते हैं। मतलब साफ है कि भाजपा की रणनीति 2024 के चुनावी पथ पर पश्चिमी यूपी के जातीय समीकरणों को साधने की है। ये बात और है कि भाजपा सरकार के मंत्री तर्क दे रहे हैं कि उनकी पार्टी जाति, मजहब और क्षेत्र के आधार पर काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी
और हमारे पार्टी के नेता कभी भी जाति, मजहब और क्षेत्र के आधार पर कोई बात नहीं करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी बात किए हैं तो इस देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात किए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कभी भी बात किए हैं तो 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बात किए हैं। और जो भी उनकी योजनाएं हैं, जो भी विकास के लिए वो योजना लाते हैं, वो किसी जाति, मजहब और विशेष के लिए नहीं लाते हैं। ये प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के हर वर्ग आगे बढ़े, इसके लिए लाते हैं। संदेश सीधा और साफ है कि भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास है, लेकिन रणनीति अलग अलग क्षेत्रों में जातीय समीकरणों को साधने की है, जिससे सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य हासिल किया जा सके। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है, जहां उसकी मदद करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बांदा में ठेकेदार इफ्तिखार और रफीकुल समद के खिलाफ आज पुलिस ने बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया। पुलिस ने मुनादी के बाद इफ्तिखार के 3 मंजिला मकान को गिरा दिया, साथ ही रफीकुल समद का मकान भी ध्वस्त कर दिया है। अब पुलिस दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। ये अपराध की बुनियाद पर खड़े काले साम्राज्य के अंत की मुनादी है। तस्वीर बांदा की है, जिसमें आगे आगे चल रहे हैं ढोल बजाकर मुनादी करने वाले और उनके ठीक पीछे है पुलिस का रेल। ये डंके की चोट पर सीधा संदेश है कि माफिया के करीबी मुगालते में न रहें। अब उनका नंबर भी लग चुका है। ये मुख्तार के मददगारों को संदेश है कि माफिया की मदद करोगे तो नहीं बचोगे। मोबाइल पे जूम है, यूज करो। पुलिस प्रशासन ने बांदा में मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले ठेकेदार इफ्तिखार और रफीकुल समद पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुनादी के बाद बांदा शहर के खाई मोहल्ले में इफ्तिखार के 3 मंजिला घर को ढहा दिया। इफ्तिखार पर मुख्तार अंसारी की जेल में मदद करने, उसके परिवार को संरक्षण देने का आरोप है। कहा जा रहा है कि बांदा में मुख्तार के परिवार को किराए पर मकान दिलवाने में इफ्तिखार ने ही मदद की थी। इन दोनों लोगों के संबंध आए थे मुख्तार अंसारी से। जब भी उसके परिवार के लोग यहाँ आते थे तो उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, घरों में उनको रुकवाते थे, गाड़ियाँ मुहैया कराते थे। इसके अलावा अन्य भी लोगों से जो उनके गैंग के हैं, इनके संबंध उनसे आ रहे हैं, तो इसी के तहत इनके विरुद्ध आज कार्रवाई की गई है। इनकी अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया गया। बीडीए तथा नगर पालिका से कोऑर्डिनेट करके आज दोनों अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है। इफ्तिखार के अलावा पुलिस ने रफीकुल समद के ईदगाह मोहल्ले में स्थित मकान को ध्वस्त कर दिया। रफीकुल समद पर भी मुख्तार की मदद करने का आरोप है। पुलिस ने रफीकुल समद के घर से 7 लाख रुपए कैश और 1 लाइसेंसी हथियार बरामद किया है। इसके अलावा इनके घरों की खाना तलाशी की गई पूरी तरीके से, जिसमें कि रफीकुल समद के घर से 7 लाख रुपए कैश बरामद हुआ, जिसके बारे में वो कोई जानकारी नहीं दे पाए। इसके अलावा दोनों के घरों से एक लाइसेंसी असलहा बरामद हुआ है। इसके अलावा भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं दोनों घरों से, जो कि एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है। एक व्यक्ति जो रख सकता है उससे कहीं ज़्यादा है। उस संबंध में शस्त्र अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है तथा इनके शस्त्र को निरस्त कराने की प्रक्रिया की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस रफीकुल समद और इफ्तिखार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए दोनों के आपराधिक इतिहास और कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।